हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटी के 1991 से लेके 2024 तक के जितने भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्नों को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको पॉलिटी पहली बार अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पूरा लेक्चर लास्ट तक देखने के बाद आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा पॉलिटी में, और अगर आपने पॉलिटी पहले पढ़ लिया है तो यह आपके लिए बेस्ट रिवीजन की वीडियो होने वाली है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? तो भारत के संविधान की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? फ्रेंड्स, भारत के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो भारत के संविधान में ज्यादातर बातें कहां से ली गई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट की गई हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को एक तरफ से बस देखते चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, वीडियो को फटाफट देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा कहां से ली है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से अडॉप्ट की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत में सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा को लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे संविधान में वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग या पार्ट्स लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 20, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भाग 20 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। अगर हमने आगे ईयर नहीं लिखा है तो ऐसे मत सोचिएगा आप लोग कि परीक्षाओं में नहीं आया है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं सारे प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। इसको आप दोनों साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में इसका डिस्कस करने को मिलता है। ठीक है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को दिया गया है और भाग 3 में, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो मूल अधिकार अभी हमने बताया भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 सेकंड में, पार्ट सेकंड में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, जिसमें समय समय पर संशोधन हुआ, और वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अभी हमने बताया जस्ट, जब संविधान बना तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, उस समय 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था, कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था?
तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। इसके तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स एकदम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, बस आप आराम से वीडियो को देखते रहिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, सारे प्रश्न याद भी आपको आसानी से हो जाएंगे। तो पहली अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। दूसरी कब जोड़ी गई? 10वीं जो थी वो थी 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी 10वीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची जो थी 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार चारों अनुसूचियां हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। 1951 में 9वीं जोड़ी गई थी, 1985 में 10वीं जोड़ी गई, उसके बाद 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसमें 11वीं और 12वीं को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो चारों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? फ्रेंड्स संविधान की द्वितीय अनुसूची है, उसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस सूची में मिलता है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की पहली ही अनुसूची में भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूटी यानी संघ शासित क्षेत्र हैं, उनका उल्लेख भारत के पहली अनुसूची में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित की गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा, दल बदल के आधार पर कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? मतलब कि इनमें से कौन सी अनुसूचियां हैं जो मूल संविधान के बाद नहीं जोड़ी गई? तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, तो 8वीं अनुसूची जो थी वो संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ी गई थी, बाकी तीनों अनुसूचियां संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो भारत राज्यों का संघ है, इसको अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान इतने आर्टिकलों में दिए गए हैं। 5 से लेकर 11 तक के जितने भी आर्टिकल हैं, इन सभी आर्टिकलों में नागरिकता के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? यहाँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ रहा है कि मूल अधिकारों को संविधान के किन अनुच्छेदों में रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जितने भी आर्टिकल हैं उसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा। अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन बताया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 17 में बताया गया है अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में, जो कि हमारा एक मूल अधिकार भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स हमारे संविधान में राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन करने की योग्यता किस संविधान में बताई गई है? आर्टिकल 57 में, अनुच्छेद 57 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो फ्रेंड्स संविधान के आर्टिकल 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो प्रेस की स्वतंत्रता को किसमें बताया गया है, आर्टिकल 19 के क्लॉज फर्स्ट में, ठीक है, अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है मौलिक अधिकार में, तो अनुच्छेद 24, ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 29 में बताया गया है, जो कि हमारा एक मूल अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन की रक्षा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 36 से लेकर 51 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख हमें देखने को मिलता है भारतीय संविधान के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 40 जो कि नीति निर्देशक तत्व में ही आता है। आर्टिकल 40 के तहत जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको गांधी आर्टिकल भी कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत देश में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो थे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, और इन्हें किस आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 51A में रखा गया था मौलिक कर्तव्यों को, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 63 में भारत में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, हाँ ध्यान दीजिएगा, अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के तहत क्या होता है, मंत्रीगण जितने भी होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत के महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 76 में बताया गया है भारत के महान्यायवादी के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल के अनिवार्यता का उल्लेख बताता है। तो फ्रेंड्स संसद के दोनों जो 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच 6 माह का अंतराल होता है, तो इसकी अनिवार्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 85 में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 85 में बताया गया है 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का गैप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 85 के तहत ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 85 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक के प्रावधान दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक, ठीक है, अगर कोई भी विधेयक है उसमें मतभेद होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसके बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, मनी बिल की परिभाषा किस में दी गई है, तो अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है भारतीय संविधान में।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया है? फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जाता है और यह अनुच्छेद 124 में प्रावधान दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? अगर राष्ट्रपति को कोई विधिक कार्य में परामर्श चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। इसको आर्टिकल 143 के अंतर्गत बताया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश को पुनर्वलोकन करने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को सुना देता है, उसको लगता है कि नहीं इस फैसले में हमें पुनः जांच करनी चाहिए, तो इस प्रावधान को अनुच्छेद 137 में बताया गया। जुडिशियल रिव्यू को अनुच्छेद 137 के तहत बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके गठन का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आर्टिकल 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय के गठन के प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो फ्रेंड्स, राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर संसद जो होती है राज्यों के लिए कानून बनाती है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 252। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 252 के तहत संसद जो है राज्यों के लिए कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार जो होती है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 256, अनुच्छेद 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन के प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसको अनुच्छेद 300 के में बताया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 56 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 315 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किसमें किया गया है? 338 और 338 ए में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 343 आई के तहत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो फ्रेंड्स, अगर भारत में बाहरी आक्रमण होता है किसी अन्य कंट्री के द्वारा या सशस्त्र विद्रोह होता है तो राष्ट्रपति जो है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। यह किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 352 में यह प्रावधान दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अगर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना है, इसके बारे में प्रावधान किसमें दिए गए हैं? तो आर्टिकल 356 में दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति
कर सकता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा जो कि भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगी हुई है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 360 में बताया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो 4-4 का गैप है। इस तरह से आप तीनों आर्टिकल को एक साथ याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो संसद जो है संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है संसद को यह अधिकार कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है? तो अनुच्छेद 368, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 368 में जो है संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? अब नहीं है, अब आर्टिकल 370 हट गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी हमने बताया अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं? तो आर्टिकल 371 के तहत जो है विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रावधान को भारतीय संविधान में बताया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो जो भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न या पद्म विभूषण आदि जो अलंकरण होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं? तो आर्टिकल 18 के तहत। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है परीक्षाओं में। आर्टिकल 18 के तहत ये सब अवार्ड दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार के 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनमें एक होता है समानता का अधिकार। टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 12 से लेके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये सारे अधिकार दिए हुए हैं। उसमें से पूछ रहा है कि समता का अधिकार किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो 14 से 18, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में हमको समानता का अधिकार के बारे में बताया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए संवर्धित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल 51, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ठीक है, तो आर्टिकल 148 के तहत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी का नियुक्ति के बारे में बताया गया है और 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो दोनों साथ में आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करे एवं उसमें सुधार करे। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? फ्रेंड्स, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रख के पर्यावरण की रक्षा करें। तो यह संविधान के आर्टिकल 48A में बताया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किस प्रकार के उपबंध दिए गए हैं? हमने आपको बताया था कि अस्पृश्यता उन्मूलन अनटचेबिलिटी का बारे में आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 335, ठीक है, आर्टिकल 335 में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किसी राज्य में जो है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान किए गए हैं किस आर्टिकल में? आर्टिकल 169, ठीक है, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान को बताया गया है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश एक भाषी राज्य के रूप में गठित किया गया था। फ्रेंड्स, भाषा के आधार पर राज्य पहला आंध्र प्रदेश बना था। तो पूछ रहा है कि इसका गठन कब किया गया था? तो 1953 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। भाषा के आधार पर जो है पहले किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था? 1953 में। आगे बढ़ते हैं,
भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड्स, अगर भारत में किसी राज्य को सम्मिलित करना है तो यह अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, संसद भारत में किसी भी राज्य को सम्मिलित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य को सम्मिलित करना हो या तो राज्य के सीमाओं में या नाम में परिवर्तन करना हो, इसका अधिकार भारतीय संसद को ही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 500 से अधिक देसी रियायतें जो भारत में थी उसके विलय के लिए कौन उत्तरदायित्व है? तो लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देसी रजवाड़े जो थे उनको भारत में विलय के लिए प्रमुख योगदान इन्हीं का माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य रजवाड़ों को भारतीय में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंबित किया था? फ्रेंड्स, सारे रजवाड़े जो थे, जितनी भी रियासतें थी सभी भारत में मिल गई थी, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जो नहीं मिली थी। कौन कौन सी थी वो? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 3 रियासतें थी जिन्हें बलपूर्वक भारत में विलय किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेसिक प्रश्न है, हम सबको पता होना चाहिए। भारतीय संघ में कितने राज्य वर्तमान में हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, मूल संविधान में जो है राज्यों को 4 भागों में बांटा गया है। आगे हम देखते हैं अभी। तो ये 4 श्रेणियां हैं, अ, ब, श, द। ठीक है, मूल संविधान में राज्यों को इस कैटेगरी में बांटा गया था, जिसे किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो 1956 में जब राज्यों का गठन हो गया तो इस कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 1956 में 4 श्रेणियां जो थी इनको समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? हमने अभी बताया 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन था? भारत में पहला राज्य कौन था जो भाषा के आधार पर बना था? तो आंध्र प्रदेश 1953 में पहला राज्य था जो बना था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? नागालैंड। नागालैंड एक भारतीय राज्य है, न कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य का क्षेत्र बनाया गया था? तो 1961 में जो है गोवा सहित अन्य पुर्तगाली जितनी भी बस्तियां थी उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था? तो कौन सा संशोधन था? 35वां संशोधन था, जब सिक्किम को भारत में एक सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को भारतीय राज्य में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस आयोग की अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। धर आयोग। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धर आयोग के अनुशंसा पे जो है पंजाब और हरियाणा राज्य को गठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, 1975 में सिक्किम को एक कंप्लीटली राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता को प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता भारतीय संविधान में है, न कि दोहरी। ठीक है, दोहरी नागरिकता किसकी है? यूएसए की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है?
नागरिकता के संबंध में संसद किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद नागरिकता में कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, ठीक है। नागरिकता आपकी कैसे खो सकते हैं आप? नागरिकता देशद्रोह का अपराध, अगर आपके ऊपर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो इस कंडीशन में आपकी भारतीय नागरिकता को छीन लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने के बाद नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो लगातार अगर आप किसी अन्य देश में 7 वर्षों तक रहते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है, अमान्य घोषित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो पहली बार जो है नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 में बना था। वर्तमान इसमें अलग अलग तरह के संशोधन भी अब हुए हैं। अभी हाल ही में CAA हुआ था, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो 1955 में जो है व्यापक नागरिकता अधिनियम लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन यह कहाँ से ली गई? तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई। इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया, ठीक है। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। हमने आपको प्रश्न के स्टार्टिंग में ही बताया था, वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अधिलोकित भाग कहा था? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भाग जो है कि क्षमा कीजिएगा, प्रश्न पीछे चला गया। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को कहा था सर्वाधिक आलोकित भाग? तो भाग 3 को, ठीक है। मौलिक अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। टोटल 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को दिए गए। हमने आपको बताया था, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है दिए गए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है? जब देश में आपातकाल लगाई जाती है। आपातकाल लगाता कौन है? राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना गया है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17, ठीक है। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 में छुआछूत के विरोध के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान में अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। उसमें टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। बोलने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, देश में किसी स्थान पर आने जाने की आज़ादी, इन सब बारे में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं आर्टिकल 19 में, ध्यान रखिएगा। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किए गए हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। बंधुआ मजदूरी और जैसे बच्चों को कारखानों में, जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको कारखानों में कार्य करने की मनाही, तो आर्टिकल 24 और 23 में इन सब प्रावधान दिए गए शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सिख जो होते हैं, जो पगड़ी पहनते हैं और कृपाण धारण करते हैं, वो आर्टिकल 25 के तहत उनको यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में, ठीक है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो
वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। आर्टिकल 32 में यह प्रावधान दिया गया है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। धर्म संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था आर्टिकल 32, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय की संज्ञा दी थी। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का भी आता है, संपत्ति का अधिकार जो है नहीं आता। यह एक विधिक अधिकार हो गया, ठीक है। पहले यह मूल अधिकारों में वर्णित था, लेकिन इसको अब हटा के एक विधिक अधिकार कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति के अधिकार बताया हमने, पहले मौलिक अधिकार था, टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार से इसको हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है, ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बीच सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो यह क्या है? आर्टिकल 21 क में बताया गया, 21 क में हमें बताया गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। ये जो हमारा एक है, यह मूल अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये मूल अधिकार है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे जो हैं उनको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो कहाँ से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, ठीक है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो 36 से 51 तक हमने आपको बताया, 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको आप देखिएगा अच्छे से। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? संविधान को कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क एवं उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है या दर्शाता है? तो वह नीति निर्देशक तत्व ही है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के कल्याण के लिए बनाए गए थे, तो नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो केटी शाह थे। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को बैंक की देय अनुसार उत्तर दिनांकित चेक कहा था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो यह नीति निर्देशक तत्वों में ही बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेम कार्य 4 लोग कर रहे हैं तो चारों को अलग अलग वेतन दिया जाए, ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए? राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के कल्याण के लिए बनाए गए थे, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में दिया गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे एक सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा। आर्टिकल 39A में इसका प्रावधान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के प्रावधान किया गया है। तो समान सिविल संहिता किसमें किया गया है? आर्टिकल 44 में, ठीक है। आर्टिकल 44 में बताया गया है समान सिविल संहिता के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो हमने अभी आपको बताया अनुच्छेद 51 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन बताया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य जो थे वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? रसिया से। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में जो रसिया है, वहाँ से मूल कर्तव्य को लिया गया है।
बात करते हैं कि मूल कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो किस आयोग की सिफारिश या किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था, प्रश्न पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं और भाग 4 क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भाग 4 क और आर्टिकल 51 क में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आ गया वही, मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो 51 क, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, देश के राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक जो होते हैं देश के राष्ट्रपति होते हैं, देश के प्रथम नागरिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देश की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो है किसी व्यक्ति को कितनी वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी वर्ष की आयु का हो जाए वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अधिकतम आयु की कोई सीमा भारतीय संविधान में नहीं निर्धारित की गई है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो गया है, तो इसकी भी सीमा नहीं दी गई है। एक व्यक्ति देश में कितनी बार भी चाहे तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि एक बार आप राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सभी राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसमें निर्धारित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें अगर विवाद कुछ होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको राष्ट्रपति के विवाद को सॉल्व करती है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्टिकल 71 के तहत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 71 के तहत जो है अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, धांधली होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। किस आर्टिकल के तहत, 71 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है। राष्ट्रपति पद के अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपको 2 सप्ताह का समय मिलता है प्रचार के लिए, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि पर बना रहता है। तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 56 में, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पता है कि हमारे संविधान में अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाना है तो संसद में महाभियोग लाकर ही भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और कोई प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग लाकर। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की कार्यवाही किसमें की जा सकती है। तो अगर महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ लाना है तो आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ आपको अभियोग लाना है तो वो संसद के किसी भी सदन में आप ला सकते हैं।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के संविधान से भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति को बिना बताए उनके खिलाफ महाभियोग संसद में ला सकते हैं। अगर आपको किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है तो 14 दिन पहले उनको एक लिखित सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ संसद में महाभियोग की प्रक्रिया को ला रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 14 दिन पहले उनको बताना पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं वह उनके पद की शपथ को दिलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। ठीक है, 60 अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? अगर उस समय जब राष्ट्रपति शपथ लेना है वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष जो है राष्ट्रपति शपथ अपने पद की लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस कंडीशन में अगर देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों जो है देश से बाहर हैं या किसी अन्य स्थितियों में उनका पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो उनका पद लेंगे और कार्यभार देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसको संबोधित करता है? यहाँ त्याग पत्र रहेगा, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति जो होता है शपथ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लेता है, लेकिन उसको अपना त्याग पत्र देना है तो वह भारत के उपराष्ट्रपति के समक्ष दे सकता है अपना त्याग पत्र। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले जाके लोकसभा के अध्यक्ष को यह बात बताएगा कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। फिर लोकसभा अध्यक्ष जाके प्रधानमंत्री को बताएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्य करता है? फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं तो ऐसी कंडीशन में 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको फिर से चुनाव कराना होगा और फिर से राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी थे? ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वीवी गिरी जो थे ये राष्ट्रपति से पहले केंद्रीय गृह मंत्री भी थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। अब तक सबसे लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अब तक के एकमात्र उदाहरण कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सर्वसम्मति से चुने गए थे। पहले ऐसे केस ये हुआ था भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति का भी कार्य किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 1969 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है तो उस समय वीवी गिरी थे उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति का पद देखते हैं, लेकिन यह स्वयं जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति का भी पद छोड़ देते हैं, तो इस तरह दोनों पद खाली हो जाते हैं। तो उस समय जो है राष्ट्रपति का पद कौन देखता है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होता है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है? तो आर्टिकल 143 में बताया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं, वो किसी भी अभियुक्त की फांसी या तो सजा को कम करने का अधिकार रखता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो ध्यान रखिएगा, उपर्युक्त सभी भारत के राज्य के राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में दिया गया है, जिसके बारे में इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संविधान के 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है। तो इस कंडीशन में संघ सूची और समवर्ती सूची, इन दो विषयों पर राष्ट्रपति अगर चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो 124 संविधान का आर्टिकल है, इसके तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के बाध्य है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य किया गया है? आर्टिकल 74। ठीक है, आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति जो है संघीय मंत्रिपरिषद जो कहेगी वही करेगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा को निम्नलिखित में से कौन भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 में इस बात के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 85 में। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां होती हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूर्ण निषेध, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो, ये तीनों वीटो शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो यानी कि पॉकेट वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था वो कौन सा मामला था? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम एक था, जिसपे राष्ट्रपति ने पहली बार जो है एकमात्र मामला था जिसपे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं होना चाहिए? राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बेसिकली पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति की अगर आप उम्मीदवार है तो। सांसद चुने जाने के योग्य भी होने चाहिए, देश के नागरिक भी हों, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि क्या आवश्यक नहीं है, आप पढ़े लिखे हों, ऐसा आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति को भत्तों के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है दोस्तों? तो 5 लाख रुपए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के वेतन कितने हैं? 5 लाख रुपए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? जब राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार जो होते हैं नामांकन के लिए जाते हैं तो उस समय उन्हें 15,000 रुपये जो है जमा करना पड़ता है जमानत के तौर पर।
राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्रतिवर्ष मिलता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति जो हैं, जितने भी राष्ट्रपति हुए उनको पेंशन के तौर पे कितना मिलता है? 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो है पेंशन मिलती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 5 लाख रुपए उनकी सैलरी होती है और पेंशन जो है आजीवन 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलती है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो फ्रेंड्स, भारत की जो संसद है, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? तो देश का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापतित्व करता है। ठीक है, सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति देश का। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जैसे राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा, वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई संविधान में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने अवधि का होता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ जो है राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, अपना त्यागपत्र भी, अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति के सामने ही देते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न वही है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? ठीक है फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। भारत में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, वह राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उनको वेतन मिलता है। यह बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो किसके समतुल्य वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी कितनी होती है? 4 लाख रुपए, और उपराष्ट्रपति की भी सैलरी 4 लाख रुपए होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति या तो अनुपस्थित हो, या तो बीमार हो, या अपने कार्य करने में अक्षम हो। ठीक है, उपर्युक्त सभी मामलों में। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक, हमने बताया 6 माह तक वो इस पद पर बना रह सकता है। 6 माह के बाद पुनः इलेक्शन कराने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जब उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस समय राज्यसभा का सभापति तो कौन करता है? जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वह करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से? तो बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा हम सबको। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु जो थी उसके पद पे आसीन रहते हुए हो गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो अपने पद पे थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अस्थायी सदन कौन सा होता है? लोकसभा, और स्थायी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों लोग को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण किया जाता है। भारतीय संसद को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 79 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी? अभी अभी हमने आपको बताया, अनुच्छेद 79। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद को भंग करने में कौन सक्षम होता है? तो संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, आर्टिकल 85 के तहत।
लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के आपको बताया था कि अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और यह कब होता है? जब लोकसभा एवं राज्यसभा में कोई भी विधेयक हो, उस पर मतभेद हो जाए तब, ठीक है। मतभेद वाली कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अगला प्रश्न वही है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद की दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता अगर पूछ ले आपसे कौन करता है तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है, 200वां प्रश्न देखिए दोस्तों, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? फ्रेंड्स, जब संसद शुरू होता है तो प्रथम विषय जो होता है प्रश्नकाल का होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पहले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली में भारत की देन है? तो शून्यकाल, ठीक है, प्रश्नकाल के बाद ही 12 से 1 के बीच का समय होता है, 1 घंटे का शून्यकाल, ये संसदीय प्रणाली में भारत की देन है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन तक अनुपस्थित रहेगा? अगर कोई सांसद है वह जो है 60 दिन, 2 महीने तक बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स, भारत की संसद जो होती है वो सांसदों के वेतन का निर्णय करती है कि सांसदों को कितना वेतन मिलेगा। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत की जो ओल्ड पार्लियामेंट थी उसका उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में हुआ था, उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य, जो एक सांसद होता है, वो अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों के लिए कितनी राशि खर्च कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत की संसद ने यह निर्धारित किया है कि एक जो सांसद होता है वो अपने संसदीय क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करते हैं? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं फ्रेंड्स वो लोकसभा का नेतृत्व करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग हो गया है, ठीक है, योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग हो गया, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 75 में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी उम्र का होना चाहिए? अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जो थे प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है संघ के बारे में बताया गया है, ठीक है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है।
संविधान के व्याख्याकार या संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का व्याख्याकार या संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी दोस्तों? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत जो है भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? भारत में। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, जिसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। न्यायाधीश, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी अधिकतम वर्ष कितनी होती है? उम्र 65 वर्ष। 65 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी वेतन के बारे में पूछा गया है कि उनका प्रतिमाह वेतन कितना होता है? ध्यान रखिएगा, 2,80,000 रुपये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रतिमाह वेतन होता है। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और बाकी अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपये। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका 2,80,000, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके साथ उनका वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपये। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो हमने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायिक कामकाज होते हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, न कि हिंदी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को परामर्शी, ठीक है, परामर्शदात्री बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन 223, ये क्वेश्चन 223 से देखिएगा। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह राष्ट्रपति लेता है। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किसे है? बताया था हमने, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसके है? सुप्रीम कोर्ट को है, कि अगर वो किसी फैसले को पुनः देखना चाहे तो न्यायिक पुनर्लोकन कर सकती है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, PIL जो होता है वो किस में दायर किया जाता है? संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, आप किसी भी सदन में जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हीरालाल जे कानिया जी थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना है तो हाई कोर्ट में उसको कम से कम 10 सालों तक जो है एडवोकेट के रूप में कार्य करा हो, इतना एक्सपीरियंस हो, तब तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाएगा, किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। किस केस में हटाए जा सकते हैं? उन पे महाभियोग संसद में अगर पारित होता है तब हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का विचार किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल लगाए जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अभी हमने बताया, तीनों, राष्ट्रपति आपातकाल हो या राज्य संवैधानिक आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल पूछे आपसे तो आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन पूछे तो 356 में, और वित्तीय आपातकाल पूछे तो 360 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकी है? तो फ्रेंड्स, अब तक भारत देश में 3 बार इमरजेंसी जो है
लगाई जा चुकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी को किन किन कारणों से लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इन तीनों केसों में जो है नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत में 3 बार इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए। कब कब लगाए गए हैं इसको देख लेते हैं। तो पहली बार कब लगाई गई थी? पहली बार जो है 26 अक्टूबर 1962 को इंडो चाइना युद्ध जब हुआ था, तब जो है भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी। इस समय जो है उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 3 दिसंबर 1971 को। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 को देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और बांग्लादेश आज़ाद किया गया था। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, 26 जून 1975 को तीसरी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखे? फ्रेंड्स, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जिसमें आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के संविधान में आंतरिक अशांति शब्द को डिफाइन नहीं किया जाता है। आंतरिक अशांति मतलब क्या? अगर देश में कोई भी 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो वो भी तो आंतरिक अशांति है, तो उसके कारण हम क्या नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे, इसलिए वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना अनिवार्य है। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगानी है तो 1 माह के अंदर जो है संसद में उसको रखा जाएगा। ठीक है, 1 माह के अंदर संसद में रखा जाना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगता है? बताया अभी हमने 356, आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन को राज्यों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करता है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पंजाब के पेप्सू नामक स्थान पर जो है, पंजाब पेप्सू में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में। कब लगा था? 1951 में। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो भारत में अभी तक तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि किस अनुच्छेद का प्रयोग आज तक भारतीय संविधान में नहीं किया गया? तो अनुच्छेद 360। ठीक है, इसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाई जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में भारत में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है और भाग 9 क में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न साथ में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा। अभी स्टार्टिंग में हमने वीडियो में बताया था कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं किसमें है? भाग 4 में। भाग 4 के अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित किया गया है? पंचायतों का कार्यक्रम। ठीक है, पंचायती राज का कार्यक्रम जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में बताया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं में जो है कम से कम 1/3 सीटें जो होती हैं महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज चुनाव जो होते हैं उसको कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, न कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को किस तिथि को लागू किया गया था? फ्रेंड्स,
24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो पंचायती राज का शुभारंभ अगर पूछे सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। किस स्थान पर? नागौर में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको पंचायत के चुनाव लड़ने हैं तो आपकी न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, भारत में चेन्नई में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, BR मेहता, ठीक है, BR मेहता, बलवंत राय मेहता को ही भारत में पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस भाग एवं अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 20 में। और किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 368, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ था दोस्तों? पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 में। किस विषय में संबंधित था? तो कृषि भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पहला संवैधानिक संशोधन। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं थी, जिसमें से सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि 1967 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मिनी संविधान किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये सभी शब्द जो हैं संविधान में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, तो किससे संबंधित था? तो दल बदल विरोधी कानून जो था, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन था दोस्तों, जिसके तहत मतदान की पहली आयु थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा मिला? एक तरह से पूछ रहा है कि जो है न्यायपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो कौन सा संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है, जिसके तहत जो है नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में अलग अलग विषय दिए गए हैं। फ्रेंड्स, तो ये थे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों।